गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज आपके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 4 है और पिछले वीडियो की तरह ही ये शुरू होगा एक रीडिंग एक्टिविटी से और इसी एक्टिविटी में छिपा होगा एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। लेकिन ये सब कुछ शुरू करने से पहले मैं दूंगा उस सवाल का जवाब जो आपसे डे 3 की एक्टिविटी में पूछा गया था। जी हाँ, आपसे एक मूवी का नाम पूछा गया था और उस मूवी का नाम है मेरा नाम जोकर। 1970 में रिलीज होने वाली राज कपूर साहब की मूवी मेरा नाम जोकर का जिक्र आज 50 साल बाद 2020 में मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक मूवी ही नहीं, अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। एक्चुअली 1964 में एक ब्लॉकबस्टर मूवी संगम देने के बाद राज कपूर साहब मेरा नाम जोकर की प्रोडक्शन में लग गए और 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1970 में ये मूवी रिलीज हुई और ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। तो एक महा फ्लॉप मूवी आपके जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशन कैसे हो सकती है, जानने के लिए हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखें। अब बात करते हैं आज की। आज हम दो लोगों के विचार पढ़ेंगे जो कि एक किताब के ऊपर है और इन विचारों को पढ़कर हमें उस किताब का नाम गेस करना है। सबसे पहले आइए राल्फ वाल्डो इमर्सन को पढ़ लेते हैं। आई ओड अ मैग्निफिसेंट डे टू डैश। डैश का मतलब यहाँ पर किताब का नाम लिखा हुआ था जिसे कि हम लोगों ने हाइड कर दिया है और यही नाम आपको पता लगाना है। तो आइए रीडिंग करते हैं। आई ओड, मैं ऋणी हूँ, अ मैग्निफिसेंट डे टू डैश, यानी इस किताब से इनका पूरा दिन बेहतरीन हो गया, यानी उस किताब की वजह से इनका पूरा दिन बेहतरीन हो गया और इस बात के लिए ये आभारी हैं। इट वॉज द फर्स्ट ऑफ बुक्स, ये किताबों में सबसे पहली किताब थी। इट वॉज एज इफ एन एम्पायर स्पोक टू अस, ये किताब ऐसी थी मानो कि कोई साम्राज्य इनसे बोला हो। नथिंग स्मॉल और अनवर्दी, कुछ भी उसमें छोटा मोटा या बिना मूल्य का नहीं था, बट लार्ज, सीरीन, कंसिस्टेंट, बल्कि विशाल, शांति से भरपूर और ठहराव वाला ज्ञान था उसमें। द वॉइस ऑफ एन ओल्ड इंटेलिजेंस, उस प्राचीन समय की बौद्धिक शक्ति की वो आवाज थी जिसने किसी दूसरे ही युग में और किसी दूसरे ही जलवायु में गंभीर चिंतन तो किया। द वॉइस ऑफ एन ओल्ड इंटेलिजेंस विच इन अनदर एज एंड क्लाइमेट हैड पॉन्डर्ड एंड thus disposed of the same questions which exercise us, और उन सवालों को भी हल कर दिया जो आज हमारी परीक्षा लेते हैं, यानी हमारी आम जिंदगी के सवालों का जवाब उस जमाने की, उस युग की किताब में छिपे हुए हैं। तो उस किताब का नाम आपको गेस करना है और अभी भी गेस नहीं कर पा रहे हैं तो आइए गांधी जी को सुन लेते हैं। When doubts haunt me, जब संदेह शंकाएं मेरे दिमाग में छाई रहती हैं। When disappointments stare me in the face, और जब मेरे चेहरे पर घूर रही होती है निराशाएं। And I see not one ray of hope on the horizon, और मुझे क्षितिज में आशा की एक किरण भी नहीं दिखाई देती। I turn to dash, मैं इस किताब की ओर रुख करता हूँ and find words to comfort me, और मुझे सुकून पहुँचाने वाला एक छंद मिल जाता है। And I immediately begin to smile in the midst of overwhelming sorrow, और मैं दिल बैठा देने वाले दुख के बीच में भी मुस्कुराने लगता हूँ। Those who meditate on this book, यानी जो इस किताब का चिंतन मनन करते हैं, इस किताब की शिक्षा पर, इस किताब की बातों पर ध्यान लगाते हैं, will derive fresh joy and new meanings from it every day, वो इससे हर रोज नए अर्थ और तरोताज़ा आनंद निकाल सकते हैं। तो अगर आपने गेस कर लिया है कि ये कौन सी बुक है तो इसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आइए कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। देखिए,
कॉम्प्लीमेंट्स ऐसी चीज है जो किसी के भी अच्छा लगने या दिखने पर दी जाती है। हम कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, हमसे छोटे हो या हमसे बड़े, लोगों को स्पेशल फील कराने के लिए कॉम्प्लीमेंट्स देना एक अच्छा एटिकेट साबित हो सकता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि फीमेल्स को क्या कॉम्प्लीमेंट्स हम दे सकते हैं। यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग क्यूट, यू आर लुकिंग स्वीट, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल। ये देखिए, ये ब्यूटीफुल मत बोलिएगा, ब्यूटिफुल। टा में भी हलंत लगा है, यानी कि ज्यादा समय टा को भी नहीं देना है, तो मात्रा तो बहुत दूर की बात है। आइए फिर से रिपीट करते हैं। यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग क्यूट, यू आर लुकिंग स्वीट, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, यू आर लुकिंग प्रिटी, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। गॉर्जियस, इसको गॉर्जियस नहीं पढ़ना है, इसको जॉर्जियस नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ेंगे यू आर लुकिंग गॉर्जियस, यू आर लुकिंग रेविशिंग, यू आर लुकिंग स्मैशर, यू आर लुकिंग ड्रॉप डेड ब्यूटिफुल। अब देखिए, गुड का मतलब हम सबको पता है कि अच्छा होता है। अगर कोई देखने में अच्छा लग रहा है तो आप उसे ये कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, यू आर लुकिंग गुड। क्यूट और स्वीट तब यूज करते हैं जब वो भोली लग रही हो, यू आर लुकिंग क्यूट, यू आर लुकिंग स्वीट। ब्यूटिफुल और प्रिटी का मतलब सुंदर। तो जब कोई सुंदर लग रहा हो तो आप बोलेंगे यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, यू आर लुकिंग प्रिटी। गॉर्जियस, रेविशिंग और स्मैशर, इन तीनों का मतलब होता है झक्कास। अनिल कपूर जी ने इस शब्द को अमर बना दिया है। तो अलग हट के बोलने के लिए, टेस्ट बदल कर बोलने के लिए आप इनका यूज कर सकते हैं। यू आर लुकिंग गॉर्जियस, यू आर लुकिंग रेविशिंग, यू आर लुकिंग स्मैशर। और जब कोई बेहद सुंदर हो तभी इसका यूज करेंगे, यू आर लुकिंग ड्रॉप डेड ब्यूटिफुल, यानी बस मार ही डाला। और जब आप इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स को यूज करके भी बोर हो जाएं तो ये दो मैंने बोनस में दे रखे हैं। यू आर ड्रेस टू किल, यानी कोई सुंदर कन्या ऐसे सज धज के आई है कि वो बस मार ही डालेगी। यू आर अ डेलिकेट डॉल, डॉल नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे डार्लिंग, यू आर अ डेलिकेट डार्लिंग। आइए फिर से रिपीट करते हैं। यू आर ड्रेस टू किल, यू आर ड्रेस टू किल, यू आर अ डेलिकेट डॉल, यू आर अ डेलिकेट डॉल, यू आर अ डेलिकेट डार्लिंग, यू आर अ डेलिकेट डार्लिंग। उम्मीद है लड़कों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फीमेल्स को क्या कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं। लेकिन इसके साथ ही मेरी बताई हुई वो कहावत मत भूलना, वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेष। लेकिन जरूरी नहीं कि लड़के ही लड़कियों को ये कॉम्प्लीमेंट्स दें। और आप सबकी एक गलतफहमी दूर करना चाहेंगे, ये सिर्फ वैलेंटाइन डे या फ्रेंडशिप डे को यूज होने वाले कॉम्प्लीमेंट्स नहीं है कि लड़के यूज करें फीमेल्स के ऊपर। ये लड़के या लड़कियां कोई भी इन कॉम्प्लीमेंट्स का यूज कर सकता है और कभी भी कहीं भी किसी भी फीमेल के लिए कर सकता है। आइए अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स फॉर मेल्स। मेल्स को कैसे कॉम्प्लीमेंट्स देंगे। यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग नाइस, यू आर लुकिंग स्मार्ट, you are looking handsome, you are looking awesome, you are looking dashing, you are looking drop dead handsome। अब देखिए, अगर कोई अच्छा लग रहा है, लड़का, पुरुष, अंकल जी, चाचा जी, तो आप कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं, यू आर लुकिंग गुड। कोई प्यारा सा, भोला सा, सुंदर सा लग रहा है तो आप बोल सकते हैं, यू आर लुकिंग नाइस। स्मार्ट स्पेशली तब यूज करते हैं जब इंसान तो सुंदर नहीं है लेकिन उसका ड्रेसिंग सेंस लाजवाब है, यानी उसने अपने ड्रेसिंग सेंस से अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर लिया है, इम्प्रूव कर लिया है। ब्यूटीफुल जैसे लड़कियों के लिए यूज होता है, लड़कों के लिए यूज होता है हैंडसम, यू आर लुकिंग हैंडसम। तभी तो वो क्रीम चली है, फेयर एंड हैंडसम। यू आर लुकिंग ऑसम, जब मुंह खुला का खुला रह जाए तब बोलते हैं यू आर लुकिंग ऑसम। यू आर लुकिंग डैशिंग, जब कोई हीरो हीरा लाल नजर आ रहा हो तो उसे बोलेंगे यू आर लुकिंग
डैशिंग, यू आर लुकिंग ड्रॉप डेड हैंडसम। ये प्रिटी गुड आपने क्रिकेट मैच में बहुत सुना होगा। द वेदर वॉज प्रिटी गुड, द पिच वॉज प्रिटी गुड, ही प्लेड सम प्रिटी गुड शॉट्स। प्रिटी गुड का मतलब होता है अच्छा, बढ़िया, और इसे हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो अभी तक आपने ये सीखा कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, फीमेल्स को दिए जाने वाले कॉम्प्लीमेंट्स और मेल्स को दिए जाने वाले कॉम्प्लीमेंट्स, इनका यूज हम अपने घर से शुरू कर सकते हैं, अपने साथ पढ़ने वाले लोगों से शुरू कर सकते हैं, और ये हेल्दी एटिकेट्स एंड मैनर्स में आता है। अब बात करते हैं कमेंट्स की। अगर कोई अच्छा लग रहा है और हम उसे स्पेशल फील करा रहे हैं, तो अगर कोई बुरा लग रहा है तो उसे भी रियलाइज कराना जरूरी है, ताकि वो अपने ऊपर ध्यान दे, अपनी केयर करे। इसलिए कमेंट्स भी हमारे एटिकेट्स एंड मैनर्स का हिस्सा हो सकते हैं। तो यहाँ पर मेल और फीमेल का कोई चक्कर नहीं है, कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, आप उसे अपने कमेंट्स दे सकते हैं। यू आर लुकिंग बैड, यू आर लुकिंग थिन, यू आर लुकिंग स्किनी, यू आर लुकिंग फैट, यू आर लुकिंग फ्लैबी, यू आर लुकिंग शैबी, यू आर लुकिंग क्लमजी, यू आर लुकिंग सिकनिंग। अगर कोई बुरा दिख रहा है तो आप बोल सकते हैं यू आर लुकिंग बैड। अगर कोई बहुत पतला है तो आप बोल सकते हैं यू आर लुकिंग थिन। दुबलेपन का ही एक और सिम्टम है कि किसी की खाल ही उसकी हड्डियों से चिपक गई हो, तो आप बोलेंगे यू आर लुकिंग स्किनी। दोनों का ही मतलब होता है दुबला। अगर कोई मोटा लग रहा है तो आप बोलेंगे यू आर लुकिंग फैट। मोटे में ही जो लोग थुलथुल होते हैं उनके लिए यूज होता है यू आर लुकिंग फ्लैबी। ये दौड़ते हैं तो इनकी मांसपेशियां अलग से हिलती हुई नजर आती हैं। यू आर लुकिंग शैबी तब इस्तेमाल करेंगे जब किसी ने गंदे कपड़े पहन रखे हों। यू आर लुकिंग क्लमजी, क्लमजी का मतलब होता है ढीला ढाला, थका थका सा। ऐसा कोई दिख रहा है आपको तो आप बोलेंगे यू आर लुकिंग क्लमजी। और अगर किसी को देख के घिन आ रही है, छी छी बोलने का मन हो रहा है, तो आप बोलेंगे यू आर लुकिंग सिकनिंग। और एक झटके में आपको एक्सप्रेस करना हो कि आपको बहुत घिन आ रही है, छी छी, तो आप बोल सकते हो हाउ सिकनिंग। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। अगर किसी ने कोई प्रदर्शन किया है तो उस पर हमें अपना रिमार्क जरूर देना है। इससे सामने वाले का मनोबल बढ़ता है, हौसला बढ़ता है, वो इनकरेज होता है। तो कोई भी हो, अगर किसी की परफॉर्मेंस आपको पसंद आई है तो आप ऐसे बोल सकते हैं योर परफॉर्मेंस वॉज गुड, योर परफॉर्मेंस वॉज एक्सीलेंट, योर परफॉर्मेंस वॉज सुपर्ब, योर परफॉर्मेंस वॉज माइंड ब्लोइंग, योर परफॉर्मेंस वॉज इम्प्रेसिव, योर परफॉर्मेंस वॉज रॉकिंग, योर परफॉर्मेंस वॉज ऑसम, योर परफॉर्मेंस वॉज टेरिफिक, your performance was scintillating, your performance was wonderful। W याद है ना आपको, होठों को करके गोल, wonderful, your performance was tremendous। अब देखिए, आपको किसी का प्रदर्शन अच्छा लगा तो परफॉर्मेंस was good, बहुत अच्छा A1 A क्लास उम्दा लगा तो एक्सीलेंट। अगर आप कंपैरेटिवली बोलना चाहते हैं कि सबसे ऊपर उसका था तो बोलेंगे सुपर्ब। बिल्कुल होश उड़ा दिए हैं अगर तो बोलेंगे माइंड ब्लोइंग। अगर आप प्रभावित हो गए तो इम्प्रेसिव। अगर उसने धूम मचा दी है तो रॉकिंग। मुंह खुला का खुला रह गया है तो ऑसम। झक्कास बिंदास परफॉर्मेंस है तो टेरिफिक। हाँ, ये सेंटिलेटिंग थोड़ा स्पेशल है। अगर उसकी परफॉर्मेंस इंटरेस्टिंग थी, प्लस क्लेवर थी, प्लस अम्यूजिंग थी, मनोरंजन हो गया आपका कपिल शर्मा, तब आप बोलेंगे सेंटिलेटिंग। योर परफॉर्मेंस वॉज सेंटिलेटिंग। अगर अद्भुत था प्रदर्शन तो वंडरफुल। और ये ट्रेमेंडस तो मैंने क्रिकेट में बहुत सुना है। कोहली प्लेड सम ट्रेमेंडस शॉट्स, बुमराह शोड a tremendous performance। फील्डिंग भी कोई अच्छी कर रहा है तो जड्डू came up with tremendous fielding efforts। तो tremendous का मतलब होता है बेहतरीन, उम्दा। और आप इन सभी को फ्लेवर बदल बदल कर, टेस्ट बदल बदल कर यूज कर सकते हो। और जब इससे भी ऊब जाना
तो ये देखिए मैंने आपको 3 बोनस यहाँ पर दे रखे हैं। ग्रेट परफॉर्मेंस, गुड जॉब, इट वॉज परफेक्ट। ग्रेट परफॉर्मेंस, गुड जॉब, इट वॉज परफेक्ट। आइए अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। लोग अक्सर आपसे आपका अनुभव पूछने लगते हैं, तो अगर आपका अनुभव आनंद से भरपूर रहा हो तो बोलेंगे enjoyable experience, enjoyable experience। अगर आपका अनुभव उत्साह से भरपूर था तो बोलेंगे exciting experience, exciting experience। अगर आपका अनुभव रोंगटे खड़े कर देने वाला था तो बोलेंगे thrilling experience, thrilling experience। भूल नहीं सकते तो कहेंगे अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल। जो दिख रहा है वही बोलना है आपको। फॉरगेट, फॉरगेट ऐसा कुछ नहीं बोलना है, ये फॉरगेट होता है, फॉरगेट। अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। यादगार है तो मेमोरेबल, मेमोरेबल। मेमोरेबल नहीं कहेंगे, मेमोरी ही नहीं बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं, मेमोरी। इसको पढ़ेंगे मेमोरी। मैं मरी मत पढ़ देना, मेमोरी। तो उसी से बना है मेमोरेबल एक्सपीरियंस। अगर आप थोड़ा डर गए तो ऑफुल एक्सपीरियंस, ऑफुल एक्सपीरियंस। कुछ ज्यादा ही डर गए, हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस, हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस। पूरे टाइम डरते रहे, स्कैरी एक्सपीरियंस, स्कैरी एक्सपीरियंस। वैसे तो ये चारों शब्द ही डरावने एक्सपीरियंस के लिए यूज होते हैं। आप बिल्कुल आतंकित हो गए तो बोलेंगे टेर्रिफाइंग एक्सपीरियंस, टेर्रिफाइंग एक्सपीरियंस। अक्सर लोग हमसे पूछ लेते हैं, हम मूवी हॉल से मूवी देखकर बाहर निकले, लोग पूछ लेते हैं कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। वाटर पार्क घूम के आ रहे हैं, मेला घूम के आ रहे हैं, कोई शो देख कर आ रहे हैं, थिएटर घूम के आ रहे हैं, तो लोग पूछते हैं। इवन वोट देकर भी आप आएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। तो हमें चुप नहीं रहना है, हमें इंग्लिश में बताना है। अब बात करते हैं एक्सप्रेशंस की। अचानक से हमारे साथ कुछ हो जाता है या हमें कोई सूचना देता है, इंफॉर्मेशन देता है, कोई बात बताता है, तो हमारे मुंह से अचानक एक्सप्रेशंस निकलते हैं। अभी तक हिंदी में निकलते थे, अब इंग्लिश में निकलेंगे। ओ गॉड, ओ गॉड, ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, ओ माय गॉश, ओ माय गॉश, गुड heavens, गुड लॉर्ड, गुड heavens, good Lord, oh Jesus, oh Jesus, goodness gracious, goodness gracious, how disgusting, how disgusting, what rubbish, what rubbish, what nonsense, what nonsense। ये सब आपको सुना सुना सा लग रहा हो, सुना सुना सा लग रहा है या सोना सोना सा लग रहा है। टीवी में, सीरियल्स में, फिल्मों में हमने ये सब सुन रखा है। यहाँ पर ये तीनों तो सिंपली आप चौंक गए हो तो आप इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। गुड हीवेंस, गुड लॉर्ड का मीनिंग निकलता है हे भगवान। और आप ये जानते हैं कि जब हम लोग ये बोलते हैं तो एक्चुअली भगवान को नहीं याद कर रहे होते हैं, बल्कि हमारे साथ कोई कांड हो जाता है, गाड़ी पंक्चर हो गई, कुछ खो गया, तब गुड हीवेंस या गुड लॉर्ड बोलते हैं। ओह जीसस, अंडरस्टूड है। गुडनेस ग्रेशियस, भला हो उस भगवान का। हाउ डिस्गस्टिंग, कितना बेहुदा। व्हाट रबिश, क्या बकवास है। व्हाट नॉनसेंस, इसका भी मतलब है क्या बकवास है। अब बात करेंगे फेस्टिवल्स कैसे विश करना है। हैप्पी दिवाली सबने सुना ही होगा, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दीपावली, हैप्पी होली, हैप्पी ईद, ये कहने से बचना है क्योंकि हैप्पी ईद से अच्छा है आप बोलो ईद मुबारक। वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू। हैप्पी ईद नहीं कहेंगे, बोलेंगे ईद मुबारक। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस,
हैप्पी गुड फ्राइडे भूल कर भी मत विश करना। आई वॉर्न यू, गुड फ्राइडे कभी विश नहीं करना, क्योंकि इस दिन जीसस क्राइस्ट को, ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। गुड तो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों के गुड के लिए वो टॉर्चर बर्दाश्त किया। तो गुड फ्राइडे हमें विश नहीं करना है। और गुड फ्राइडे के 3 दिन बाद ही ईस्टर होता है। ईसा मसीह ने पुनर्जन्म लिया था। इट वॉज द री इनकारनेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसे हम जरूर विश करेंगे, हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर। और ये जो चांद से रिलेटेड त्योहार होते हैं, चंद्र दर्शन से रिलेटेड त्योहार होते हैं, करवा चौथ है, ईद है, तो हम विश करेंगे एक नए अंदाज में, सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। हैव एन अर्ली अपीयरेंस ऑफ मून टुडे, हैव एन अर्ली अपीयरेंस ऑफ मून टुडे, हैव एन अर्ली अपीयरेंस ऑफ मून टुडे। यानी आज आपको चांद के दीदार जरा जल्दी हो, आज आपको चांद के दीदार जरा जल्दी हो। अब बात करेंगे टाइम की। इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं, कभी ना कभी तो मौका आएगा ना जब कोई हमसे टाइम पूछेगा या हम किसी से टाइम पूछेंगे। तो टाइम देखिए इस तरह से पूछा जाता है, कोई आपसे पूछ सकता है या आप किसी से पूछ सकते हो, व्हाट इज द टाइम लाइक, व्हाट इज द टाइम लाइक, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज द टाइम नाउ, व्हाट इज द टाइम नाउ। इसमें से जो दूसरा वाला है इसको हमारे दादा बाबा भी यूज करते थे। अब देखिए टाइम किसी ने हमसे पूछ ही लिया है तो हमें इंग्लिश में टाइम कैसे बताना है। तो देखिए ये तो इजी है, 4 o'clock, 4 o'clock। यानी जितना भी बज रहा है उस डिजिट से हम अपना आंसर शुरू करेंगे। 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock। अब इसे देखिए, सिंपली इसे 4:15 भी बोल सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर इंग्लिश रिप्लाई नहीं है। 4:15 को ही हम बोलते हैं क्वार्टर पास्ट 4, क्वार्टर पास्ट 4। यानी 15 मिनट हो गए हैं तो हम बोलने लगते हैं क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर पास्ट 4। 5:15 है क्वार्टर पास्ट 5, 6:15 है क्वार्टर पास्ट 6। अब इसे देखिए, आधे घंटे हो गए हैं, 4 बजने के बाद आधे घंटे हो गए हैं, तो इसे सिंपली 4:30 बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे बोलेंगे हाफ पास्ट, हाफ पास्ट 4, हाफ पास्ट 4। 5:30 बज गए हैं, हाफ पास्ट 5, हाफ पास्ट 5। 6:30 बज गए हैं, हाफ पास्ट 6, हाफ पास्ट 6। अब इसे देखिए, इसे सिंपली 4:45 बोल सकते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में बोलेंगे तो यहाँ पर हमें ये भी समझना चाहिए कि 4 बजे हुए तो बड़ा समय हो गया, अब तो 5 बजने वाला है और उसमें 15 मिनट बाकी हैं, यानी क्वार्टर बचा है 5 बजने में। तो हम इसे बोलेंगे क्वार्टर टू 5, यानी 4:45 को बोलेंगे क्वार्टर टू 5। क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट। अभी यही 4:15 था तो हम बोल रहे थे क्वार्टर पास्ट 4, क्वार्टर पास्ट 4। लेकिन अब क्योंकि 15 मिनट बाकी है 5 बजने में, तभी तो 4:45 कहते हैं हिंदी में। तो 4:45, 4:45, इसे इंग्लिश में बोलेंगे क्वार्टर टू 5, क्वार्टर टू 5। इसी तरह से 5:45 है यानी 5:45, तो क्वार्टर टू 6, क्वार्टर टू 6। 6:45 है यानी 6:45, क्वार्टर टू 7, क्वार्टर टू 7, क्वार्टर टू 7। अब देखिए ये 4 घड़ियां तो समझ में आ गई और इसे हम सबने समझ लिया, बोल भी सकते हैं। 2 बज रहा है 2 o'clock बोल देंगे, 2:15 है क्वार्टर पास्ट 2 बोल देंगे, 2:30 है हाफ पास्ट 2 बोल देंगे, 2:45 है यानी 2:45, क्वार्टर टू 3 बोल देंगे। ये बड़ा ही आसान था, लेकिन क्या
जब भी कोई टाइम पूछेगा तो ऐसा ही टाइम हो रहा होगा, या तो सुई 12 पे होगी या 3 पे होगी या 6 पे होगी या 9 पे होगी। ऐसा तो नहीं है, घड़ी की सुई है, किसी भी वक्त कहीं भी हो सकती है। तो ऐसे केस में ये क्वार्टर, ये हाफ, इनका क्या होगा, कैसे इंग्लिश में टाइम बोलेंगे, इसकी मुझे प्रैक्टिस करानी है। तो सबसे पहले ट्रिक समझ लेते हैं। देखिए ट्रिक ये है कि ये जो 12 से 6, अगर इसके इधर हमको सुई मिली तो हम पास्ट वर्ड का यूज करेंगे, लेकिन अगर 12 और 6 के इधर पे सुई मिली तो हम टू वर्ड का यूज करें। आइए इसकी फुल प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि 4:05 है और उसी वक्त हमसे किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द टाइम, व्हाट्स द टाइम लाइक, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट्स द टाइम नाउ। तो हम बोलेंगे इट इज 5:04। 4:05 हो रहा है ना, 4:05 हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे इट इज 5:04। एक बार फिर से देख लीजिए, जब तक हम 12 और 6 के राइट साइड रहेंगे हम पास्ट का यूज करेंगे, और जब हम 12 और 6 के लेफ्ट साइड चले जाएंगे तो हम टू का यूज करेंगे। तो मुझे बताइए, अगर कोई पूछे व्हाट इज द टाइम नाउ, तो आप क्या बोलोगे इसे देख करके? इट इज 10:04। इट इज 10:04 क्योंकि टाइम है 4:10। इसे बताइए इट इज 25:04। इट इज 25:04 क्योंकि टाइम है 4:25। अब जैसे ही ये बड़ी सुई 6 को क्रॉस करते हुए हमारे लेफ्ट साइड जाएगी, यानी 12 और 6 के लेफ्ट में चली गई, और कोई आपसे टाइम पूछ ले, यानी 4:35 हो रहा है, तो अब हम 35:04 नहीं बोलेंगे। 35:04 ये गलत है, क्योंकि अब 5 बजने को आ गए हैं, 4 बजे हुए बहुत देर हो गई। तो इसे हम बोलेंगे इट इज 25:25। इट इज 25:25, यानी 5 बजने में 25 मिनट बाकी हैं। 4:35 हो रहा है, लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे इट इज 25:25। एक बार और देख लीजिए, 4:40 हो रहा है, लेकिन इसे क्या नहीं बोलना है? 40:04 ये नहीं बोलना है। इट इज 40:04 ये गलत है, क्योंकि 4 बजे हुए बहुत देर हो चुकी है, अब तो 5 बजने को आ गए हैं। तो इसे बोलेंगे इट इज 20:05, यानी 5 बजने में 20 मिनट है। इट इज 20:05। चलिए अब आपकी बारी, इसे बताइए। ये 4:50 हो रहे हैं, तो आप इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट इज 10:05। इट इज 10:05। चलिए एक बार फिर से, 4:55 हो रहे हैं, और आप इंग्लिश में टाइम कैसे बताएंगे? अब खुद आप सोचिए, क्या 55:04 बोलना सही है, या फिर इट इज 5:05? इट इज 5:05। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब मैं 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस का टेस्ट ले लेता हूँ। अगर मेरे आंसर लिखने से पहले आपके मुंह से सही आंसर निकल गया तो खुद को 2 मार्क्स दे देना। इस घड़ी को देखकर किसी ने पूछा व्हाट इज द टाइम, तो क्या होगा जवाब? इट इज 25:02। बाकी के 4 क्वेश्चंस ये रहे। इसे देखकर बताइए क्या बोलेंगे आप? इट इज 10:03। 3 बजने में 10 मिनट बाकी है। इट इज 10:03। इसे बताइए। इट इज 5:04। 4:05 हो गए हैं। इट इज 5:05।
4। चलिए इसे बताइए। It is 5 to 2. It is 5 to 2, यानी 2 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। चलिए लास्ट वाला सबसे कठिन है। What is the time? It is 6 o'clock। क्या कहा, सबसे इजी था। अब हमारे मैनर्स और एटिकेट्स जो सेशन चल रहा था उसका ये लास्ट टॉपिक बचा है। इसे फिनिश करते ही आपका एटिकेट्स एंड मैनर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपकी ग्रामर शुरू हो जाएगी। और ये ग्रामर बुक वाली ग्रामर नहीं होगी, 24 कैरेट प्योर इंग्लिश स्पीकिंग ग्रामर आपको पढ़ाई जाएगी। लेकिन उससे पहले एक स्टेज बची है और वो स्टेज है टेलीफोन एटिकेट्स। फोन पर बात करते समय भी कुछ मैनर्स और एटिकेट्स फॉलो करने होते हैं, आइए उन्हें भी सीख लेते हैं। अगर आप फोन पर बात कर रहे हैं, आपने किसी को कॉल मिलाई है, तो लैंडलाइन फोन से कॉल मिलाई है आपने, तो आपको पहले नंबर कंफर्म करना होगा, क्योंकि मोबाइल फोन तो बता देता है कि हमने नंबर सही टाइप किया है या गलत। लेकिन अगर आपने लैंडलाइन से डायल किया है और उसमें आपका डायल्ड नंबर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो आपको सबसे पहले तो नंबर कंफर्म करना होगा। तो आप इंग्लिश में ही पूछोगे, इज इट 51239876? इज इट 51239876? अगर वहां से यस हो गया तब तो आगे बात कंटिन्यू होगी, वरना फिर आप सॉरी रॉन्ग नंबर बोलकर खुद अपनी तरफ से काट दोगे। अब उधर से ओके हो गया तो फिर आपको बोलना है, मे आई टॉक टू XYZ। अब यहाँ पर XYZ के पहले आप टाइटल भी लगा सकते हो, यानी मे आई टॉक टू मिस्टर XYZ, मे आई टॉक टू मिस्टर रमन भल्ला, मे आई टॉक टू मिस्टर राजेश गुप्ता। अब देखिए यहाँ पर स्पीक टू नहीं बोलना है, फोन पर स्पीक टू नहीं बोलते हैं। हाँ, मे आई स्पीक टू XYZ आप तब बोलेंगे जब आपको किसी से फेस टू फेस बात करनी हो। आपने फोन पर पूछ लिया है, मे आई टॉक टू मिस्टर रमन भल्ला। लेकिन अगर यही सवाल आपसे किसी ने पूछ लिया है, आपके घर में किसी के लिए कॉल आ गया है और उधर वाली पार्टी आपसे कह रही है, मे आई टॉक टू मिस्टर मोहित, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आप ये पूछिए कि वो है कौन। मे आई नो हु इज ऑनलाइन, मे आई नो हु इज कॉलिंग, मे आई नो हु इज देयर। क्या मैं जान सकता हूँ कौन है लाइन पर? क्या मैं जान सकता हूँ कौन बात कर रहा है? क्या मैं जान सकता हूँ कौन है वहाँ? मे आई नो हुज ऑनलाइन, मे आई नो हुज कॉलिंग, मे आई नो हुज देयर। अब उधर से जवाब आएगा, आई एम PQR दिस साइड, आई एम रजत दिस साइड, आई एम दीपक दिस साइड, या फिर दिस इज दीपक दिस साइड, दिस इज शालिनी दिस साइड। जान पहचान लिया आपने। अब क्या होगा? अब आप बोलोगे प्लीज वेट अ मिनट, या प्लीज होल्ड ऑन, या फिर प्लीज हैंग ऑन। वेट अ मिनट इसका भी मतलब है इंतज़ार करो, होल्ड ऑन इसका भी मतलब है इंतज़ार करो, हैंग ऑन इसका भी यही मतलब है कि लाइन पर बने रहो। अब आपने आवाज़ लगाई, ओए बबलू तेरा कॉल आया है, तो बबलू तो आ जाएंगे। लेकिन अगर वो घर पे नहीं है तो आप बोलोगे XYZ is not at home. If you have any message, tell me, I'll convey it to him. या किसी लड़की के लिए कॉल आया था तो आप रिप्लाई दोगे, रजनी is not at home. If you have any message, tell me, I'll convey it to her. यहाँ पर ये जो it आया है ये उस मैसेज के लिए आया है, यानी आप वो मैसेज कन्वे करोगे तो उसके लिए प्रोनाउन it आया है। तो इन सेंटेंसेस में आपने सीखा कि आप कॉलर भी हो सकते हो, आप कॉल रिसीवर भी हो सकते हो, तो आपको दोनों तरह से रेडी रहना है। तो ये थे आपके टेलीफोन एटिकेट्स, और आज से मैनर्स और एटिकेट्स नाम की क्लास फिनिश होती है। कोर्स का अगला लेवल होगा ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, और ये भी बिल्कुल शुरू से शुरू किया जाएगा। बस आप किसी भी वीडियो को मिस मत करना
कोई वीडियो रह गया है देखने को तो उसे केयरफुली विद फुल अटेंशन देख लीजिए। बाय, सी यू सून विद द नेक्स्ट एपिसोड।